स्वागत है आप सभी का साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य की। देखिए, जून 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सन्निकट आ चुका है एग्ज़ाम और हमारी जो तैयारी है वह लगभग हो चुकी है 60 से 70%। लेकिन मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं आपकी जो तैयारी है 80% ज़रूर करवा दूंगा। देखिए, एग्ज़ाम्स में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आने वाले हैं उनको ही आधार बना करके मैं ये सारे के सारे रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ, जिनमें आपको उन महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और प्रश्न बनाने की जो संभावना है उन्हीं से सबसे ज़्यादा हमें अधिक देखने को मिलती है। तो चलिए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हर वीडियो की मतलब जितनी भी क्लासेस हुई हैं रिवीजन वाली, उन सभी की पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, चीज़ों को केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, उनको बार बार रिवाइज करना जरूरी है, तभी सफलता हाथ लगती है। तो देखिए, अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि जो नेट का क्वालिफाई कर लेगा, जो नेट का सिलेबस पढ़ लेगा, उसके लिए और जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा छोटे लगेंगे। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, गोदान जो है प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान ही प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। और इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। तो यह भी पूछा जाता है कि किसने करवाया था इसका प्रकाशन, तो करवाया था इसको ग्रंथ रत्नालय कार्यालय बम्बई द्वारा। और देखिए, गोदान ग्राम में जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। तो ये प्रश्न भी बनाया जाता है कि गोदान जो है सबसे ज़्यादा मतलब उसमें जो चीज़ें आई हैं किस विषय को आधार बना करके रचना की गई है। गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है प्रेमचंद की, और इसमें जो गांव और शहर का वर्णन किया गया है वह बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हमें देखने को मिलता है। और देखिए, प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन किया। और देखिए, प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो सेवा सदन 1918 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचना है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी की प्रमुख उपन्यास है। रंगभूमि 1925 ईस्वी का प्रमुख उपन्यास है। निर्मला 1925 ईस्वी का प्रमुख उपन्यास है। कायाकल्प 1926 ईस्वी का प्रमुख उपन्यास है। प्रतिज्ञा 1927 ईस्वी का प्रमुख उपन्यास है। और देखिए, गबन 1928 ईस्वी का प्रमुख उपन्यास हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कर्मभूमि और गोदान, तो कर्मभूमि 1932 ईस्वी का इनका उपन्यास है और गोदान 1936 ईस्वी का अंतिम पूर्ण उपन्यास भी माना जाता है। और देखिए, महादेवी वर्मा। देखिए, महादेवी वर्मा से प्रश्न जो है हर साल जरूर 2 या 3 तो होते ही हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब ये 80 साल लगभग जी थी। वहीं देखिए, निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ इनका निबंध संग्रह है। कई निबंध इसके अंदर संकलित किए हैं और 1942 में इसका प्रकाशन हुआ है। क्षणदा 1957 ईस्वी का इनकी रचना है। साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी की रचना है। संकल्प पिता 1968 ईस्वी की रचना है। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी की इनकी रचना है। और देखिए, अगर हम बात करें रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनका जो जन्म है 1912 में हुआ था, मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। और देखिए, इनके निबंध संग्रहों की बात करें तो प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी का है। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी का है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी का है। और देखिए, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी की है।
आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी की है। देखिए ये सारे के सारे निबंध जो है महत्वपूर्ण है, हो सके तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बार बार रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि इनसे प्रश्न जो है बनाए जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और इनसे प्रश्न बनने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा है। और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म 1907 में हुआ है और मृत्यु 1979 ईस्वी में। अगर हम इनके निबंध संग्रहों की बात करें तो अशोक के फूल, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक निबंध है इनका, तो 1948 में इसका संकलन किया है। कल्प लता 1951 ईस्वी का है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी का है। कुटज 1964 ईस्वी का है। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी का। देखिए कुटज जो निबंध है यह भी इनके बारे में बहुत पूछा जाता है और इसका तो विषय भी पूछा जाता है कि कुटज जो है किस बारे में निबंध है। तो कुटज एक वृक्ष है जो कि पहाड़ों में, बहुत ही दुर्गम स्थान, दुर्गम पहाड़ों पे उगता है, जहाँ पे इसको ना पानी ना कुछ मिलता है, लेकिन ये खुद को जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यत्न करता है। तो उस वृक्ष के बारे में बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। वहीं देखिए यशपाल जो है, इनका जो जन्म है 1903 में हुआ था, मृत्यु 1976 ईस्वी में। अगर हम इनकी कहानियों की बात करें तो पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी की है। अभिशप्त 1943 ईस्वी की है। तर्क का तूफान 1944 ईस्वी का है। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी का है। उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी का है। खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी की इनकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं जो हैं देखते चलिए एक नज़र, क्यों? क्योंकि इनसे जो प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और देखिए विराम चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह जो रचना है किसकी रचना है तो पूछी जाती है, तो रामविलास शर्मा की रचना है, निबंध है। और विचार और वितर्क भी पूछा जाता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और यह भी निबंध है। 1957 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो इन निबंधों के नाम, विधा और इनके प्रकाशन वर्ष यह याद करते चलिए, और किस रचनाकार ने इसको लिखा है, ये सारी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न जो है क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं और पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो इनके हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो यह भी पूछी जाती है। और देखिए अगर हम देखें रचना और प्रकाशन वर्ष, तो प्रगति और परंपरा 1939 ईस्वी की रचना है। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी की रचना है। भाषा युग बोध और कविता 1981 ईस्वी की रचना है। विराम चिन्ह 1985 ईस्वी की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए अगर हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी की है। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी की है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी की है। और प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 ईस्वी की है। लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी की है। स्वाधीनता और राष्ट्र साहित्य 1956 ईस्वी की। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए अगर हम बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, यह भी पूछा जाता है कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं उनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रेमचंद 1941 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद के बारे में लिखा है, प्रेमचंद की आलोचना की है, उनकी अच्छाई बुराई को दर्शाया है और इसका जो प्रकाशन है 1941 में हुआ है। भारतेंदु युग जो कि इनकी रचना है 1943 की। तो 1943 भारतेंदु युग 1943 में इन्होंने लिखा। वहीं निराला के ऊपर भी इन्होंने लिखा है 1946 में। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी में। तो ये पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी रचना है। तो ये जो रचना है रामविलास शर्मा की रचना है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली रचनाओं में से एक है। और देखिए सुदामा पांडे धूमिल, इनका तो नाम ही पूछ लिया जाता है कि जो धूमिल है, इनका जो सरनेम है धूमिल, इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। 1958 में इनका जन्म हुआ और 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं देखिए सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक है। धूमिल की कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है।
व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाने, मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। देखिए धूमिल का जो जन्म है आप देख रहे होंगे कि 1958 में हुआ है, जब मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका है और आज़ादी के भी 10-11 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ है। तो उसके बाद जो परिस्थितियां हमारे देश में उपजी, भ्रष्टाचार, तो मतलब बहुत सारी परिस्थितियां उपजी जो राजनेताओं के द्वारा, धर्म, जाति, ये सब जो समस्याएं उपजी, उन सभी को आधार बना करके धूमिल ने ऐसी रचनाएं रची जो कि समाज के अति यथार्थवाद को दिखाती है, जो मोहभंग की स्थिति को दिखाती है कि जो सपने लोगों ने सजोए थे कि स्वतंत्रता के बाद हम अपने देश को ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो वह सारे सपने जो है टूटते हुए दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आक्रोश, भय, डर, ये सारी चीज़ें जो है इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो धूमिल को इसीलिए समकालीन कवि कहा जाता है, और उनकी जब कविताएं लिख रहे हैं तब वह साहित्य में समकालीन साहित्य का दौर चल रहा था। वहीं देखिए, व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाने, मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। वहीं देखिए, धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। संसद से सड़क तक 1972 में, कल सुनना मुझे 1976 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये तीनों रचनाएं ही बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं, और ये तीनों ही पूछी जाती है कि जो संसद से सड़क तक 1972 की रचना है, कल सुनना मुझे 1976 की है, 1984 की है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इन तीनों से ही जो है प्रश्न बनाए जा चुके हैं और मिलान के लिए प्रश्न आते हैं। नागार्जुन की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1911 में हुआ और मृत्यु 1998 में। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। वहीं देखिए, नागार्जुन अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं ब्राडला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बाडला से अनुवाद कार्य भी किया। तो ये सारी मतलब 2-3 भाषाओं को इनका ज्ञान था नागार्जुन को, और इन्होंने मैथिल, ये जैसा कि आपको पता होगा कि जो नागार्जुन थे बिहार के रहने वाले थे, मिथिला प्रदेश के रहने वाले थे, तो इन्होंने जो रचनाएं हैं मैथिली में भी की, हिंदी में भी की, और ब्राडला का अनुवाद किया है हिंदी में। तो नागार्जुन का जो जन्म है 1911 में हुआ है, तो ये जो है याद होना चाहिए। वहीं देखिए, कविता संग्रह अगर हम देखें नागार्जुन का, तो युगधारा 1953 की है। सतरंगे पंखों वाली, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी का है, और ये मिलान में प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी की है। तालाब की मछलियाँ 1974 ईस्वी की। ये सारी जो रचनाएं इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और देखिए, लेखक और रचनाएं अगर हम देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जो जन्म है 1914 में हुआ और मृत्यु 1985 में। गीत फरोश कविता संग्रह इनका। चकित है दुख कविता संग्रह इनका। और देखिए, गांधी पंचशती कविता संग्रह है। बुनी हुई रस्सी, ये सारी जो कविता संग्रह है इनके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता संग्रहों के अंदर आती है। वहीं देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी, इन्हीं का नाटक है बकरी, जो कि व्यंग किया गया है हमारी राजसत्ता पे, और गांधी जी को आधार बना करके इन्होंने मतलब गांधीवाद को आधार बना करके दिखाने की कोशिश की गई है कि गांधीवाद को आधार बना करके जो हमारा समाज है कैसे छलने का काम करता है। तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर हम बात करें तो इनका है पागल कुत्तों का मसीहा, लघु उपन्यास है 1977 का। वहीं देखिए, कथा साहित्य देखें, सोया हुआ जल, लघु उपन्यास 1977 का कथा साहित्य है। कच्ची सड़क 1978 का कथा साहित्य है। अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी का है, कथा साहित्य है। वहीं अगर हम बात करें रघुवीर सहाय की, तो रघुवीर सहाय की रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो, कविता संग्रह है। रास्ता इधर से कहानी संग्रह है। दिल्ली मेरा परदेश निबंध संग्रह, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और रघुवीर सहाय का जो जन्म है 1929 में हुआ, मृत्यु 1990 में। तो इनके डेट ऑफ बर्थ भी आप याद करते चलिए, क्योंकि इनको क्रम में लगाने के लिए जो प्रश्न आते हैं लगाने वाले आते हैं। वहीं देखिए, असाध्य वीणा, जैसा कि आपको पता होगा कि अज्ञेय की रचना है असाध्य वीणा। तो देखिए,
असाध्य वीणा अज्ञे जी की एक लंबी कविता है। यह भी पूछा जाता है कि असाध्य वीणा लंबी कविता है या लघु कविता है, तो लंबी कविता है। यह कविता उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है, जो 1961 में ही प्रकाशित हुआ था। असाध्य वीणा कविता एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। इस कविता की मूल कहानी आकोकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टैमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संकलित है। तो यह भी पूछा जाता है कि ये जो कहानी है इसमें वह कौन सी लोक कथा पर आधारित है, कहाँ की लोक कथा पर आधारित है। तो चीन की लोक कथा पर आधारित है, जापानी लोक कथा पर आधारित है। यह दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। अज्ञे जी ने इस कथा का भारतीयकरण करते हुए वर्णन किया है कि किरीटी नामक वृक्ष से वज्रकीर्ति नामक साधक ने ऐसी वीणा का निर्माण किया जिसे राज दरबार में कोई भी कलावंत बजा नहीं सका। अंततः इस असाध्य वीणा को केशकंबली प्रियंबद नाम का साधक ही इसे साध पाता है। वहीं देखिए, जब यह वीणा बजती है तब दरबार में उपस्थित राजा रानी और प्रजा जनों को अपने अपने व्यक्तित्व और भावनाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग संगीत सुनाई देता है। तो ये असाध्य वीणा जो है अज्ञे की रचना है और ये पूछी जाने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म है 1911 में हुआ था, मृत्यु 1987 में। कविता संग्रहों की अगर हम बात करें तो भग्नदूत 1933 ईस्वी की है, चिंता 1942 ईस्वी की है, इत्यलम 1946 ईस्वी की है, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की है, बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी की है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी की है, अरी ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी की है, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी की है, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी की है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 ईस्वी की। ये इनकी रचनाएं हैं। अगर हम देखें, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी की है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 ईस्वी की है, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी की है, नदी की बाग पर छाया 1981 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचनाओं में संकलित है। देखिए, ये सारी जो अज्ञे की रचनाएं थी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचनाएं थी, और उसमें जो असाध्य वीणा है इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है इससे बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है 1899 में हुआ और मृत्यु 1961 ईस्वी में। देखिए, कविता संग्रहों की अगर हम बात करें निराला की तो अनामिका 1923 की है, परिमल 1930 की है, गीतिका 1936 की है, अनामिका द्वितीय। देखिए, अनामिका के 2 भाग है। पहला अनामिका का जो भाग है 1923 का है, और अनामिका का जो दूसरा भाग वो प्रकाशित हुआ 1938 का है। और अनामिका के दूसरे भाग में ही सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताएं संकलित है। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन से भाग में या किस काव्य संग्रह में जो राम की शक्ति पूजा है और सरोज स्मृति काव्य संग्रह जो है संकलित है। तो अनामिका के द्वितीय भाग में, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई थी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की रचना है, जिसमें इन्होंने पूंजीपति मतलब पूंजीवाद पे करारा प्रहार किया है कुकुरमुत्ता के माध्यम से। कुकुरमुत्ता क्या होता है? मशरूम को कुकुरमुत्ता कहते हैं। अणिमा 1943 की रचना है, वेला 1946 की रचना है, नए पत्ते 1946 ईस्वी की रचना है, अर्चना 1950 की है, आराधना 1953 की है, गीत कुंज 1954 की है, सांध्य काकली। ये सारी की सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए, जो PDF आपको मिलेगी उसको 2-4 बार पढ़िएगा। वही देखिए, मुक्तिबोध की अगर हम बात करें तो मुक्तिबोध का जो जन्म है 1917 में हुआ है और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, कविता संग्रह की अगर हम इनकी बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी की रचना है, भूरी भूरी खाक धूल 1980 की रचना है। प्रमुख लंबी कविता अगर हम इनकी देखें तो अंधेरे में भूल गलती ब्रह्म राक्षस जो है UGC नेट के सिलेबस में भी है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। अंधेरे में भूल गलती और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की ही रचनाएं हैं। और देखिए,
महादेवी वर्मा को हमने अभी ऊपर भी देखा था, 1907 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनका देहांत हुआ। देखिए निहार 1930 की इनका कविता संग्रह है, रश्मि 1932 की, निर्जा 1935 की। तो ये तीनों के तीनों जो काव्य संग्रह है, निहार, रश्मि, निर्जा, ये सारी सारी पूछी जाती हैं, तो ये तीनों तो याद होनी चाहिए कम से कम। शांति गीत 1936 की है, दीपशिखा 1942 की, यामा 1940 की। और सबसे प्रमुख रचना यामा है इनकी, जिसके लिए इनको बहुत सम्मानित भी किया गया है। वहीं देखिए डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल। डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल 1963 से 2019 इनका समयकाल रहा। हिंदी साहित्य में अकहानी आंदोलन के जनक के रूप में माने जाते हैं। इनके अलावा व्याख्यान कवि, कथाकार, उपन्यासकार, अनुवादक के रूप में भी दुनिया भर में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। कई सरकारी सेवाओं में जुड़े रहकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न इनका व्यक्तित्व बेहद विशाल है। डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल द्वारा रचित कविताएं जब कुछ नहीं लिखा जाता कविता, शांति के विरुद्ध एक कविता, कविता ऋचाएं कविता, बेघर कविता, कविता का स्रोत कविता, तो ये सारी गंगा प्रसाद बिमल की रचनाएं हैं। और लेखक और रचनाओं को भी देखते हैं तो रविंद्र कालिया 1939 से 2016 तक इनका जीवन काल रहा। खुदा सही सलामत है उपन्यास है इनका। ABCD उपन्यास है जो कि 17 रानाडे रोड उपन्यास है इनका। और देखिए मोहन राकेश जो कि आधुनिक उपन्यासकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका जो जन्म है 1924 में हुआ, मृत्यु 1972 में। अंधेर बंद कमरे 1961 ईस्वी का उपन्यास है। अंतराल 1972 ईस्वी का उपन्यास है। न आने वाला कल 1968 ईस्वी का उपन्यास है। वहीं देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जो जन्म है 1921 में हुआ और मृत्यु 1977 में। मैला आंचल, इनका सबसे ज़्यादा प्रमुख आंचलिक उपन्यास में से एक है मैला आंचल 1954 में, और इसी उपन्यास के कारण इनको सबसे ज़्यादा ख्याति भी प्राप्त है। तो 1954 ईस्वी का ये उपन्यास है। परती परिकथा 1957 ईस्वी का उपन्यास है। पलटू बाबा जुलूस उपन्यास। दीर्घतपा 1964 ईस्वी का उपन्यास है। कितने चौराहे 1966 ईस्वी का उपन्यास है। और पलटू बाबू रोड इन्हीं का उपन्यास है। और देखिए रविंद्र कालिया की अगर हम बात करें तो 1939 से 2016 तक इनका जीवन काल रहा। खुदा सही सलामत है उपन्यास, ABCD उपन्यास और 17 रानाडे रोड उपन्यास। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर देखी, ये द्वारा रिपीट हो गई हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं और देखते हैं दूसरी चीज़ों को। तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, और आपने देखा कि हाँ इनसे प्रश्न बनने की जो संभावना है सबसे ज़्यादा है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहा था तो मैंने देखा कि जिन लेखकों के ऊपर, जिन रचनाकारों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उनमें से यही हैं, और आधुनिक लेखकों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो उनको आप बार बार देखिए, दोहराइए, रिवाइज कीजिए और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को रटने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए जैसे भी है, लेकिन इस जून 2024 के एग्ज़ाम में आप अपना सिलेक्शन हासिल कीजिए। और जितनी कोशिश आप अभी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पूरा जी जान से लगा दीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बराबर टाइम दीजिए और रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन कीजिए और चीज़ों को याद करते चलिए, तैयार करते चलिए और अपनी तैयारी को एक नया स्तर देते चलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, और देखेंगे उनमें महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।